हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 300 में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का सारे आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं उस सारे यूनिट से हमने हर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। साथ में जो अभी हम प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 67 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को तो पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लो और आपको बताना है कि द पोजीशन ऑफ ओ मैन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है इंदिरा देवा, ऑप्शन बी है एएस आलेटकर, या ऑप्शन सी जेएन चौधरी, या ऑप्शन डी है वाईवी दामले। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि स्त्री धन किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिए गए धन और वस्तुएं स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है। इस क्वेश्चन को आप याद रखना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये सवाल 2 बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है धन की अभाव, भूमि का अभाव, ऑप्शन सी है स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झपटे और ईर्ष्या, या ऑप्शन डी है अशिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या। देखो, अगर इसका राइट आंसर चाहो तो आप ऑप्शन, अगर यहाँ पे ऑप्शन ई दिया होता ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाता। लेकिन आपके पास चार ही ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को चुनना है, तो सबसे बेटर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है। इसलिए इसका राइट आंसर हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, लेकिन जो आपका इस क्वेश्चन को जिस एग्जाम में पूछा गया था उस आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी माना था, क्योंकि स्थानीय लोगों में सबसे ज़्यादा लड़ाई और झगड़े और एक दूसरे से ज़्यादा ईर्ष्या होती है कंपेयर टू अदर ऑप्शन। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में पंचायती राज कैसी अवधारणा है। हर एग्जाम में पंचायती राज से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, इसलिए पंचायती राज से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें कंप्लीट कराया हुआ है उसमें पंचायती राज से मैंने ऑलरेडी 7 से 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो सारे वीडियो आप जरूर देखना, जिससे आपको आइडिया मिल सके पंचायती राज से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, और ऑप्शन डी है शैक्षणिक। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1959 में पंचायती राज अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1959 में पहली बार पंचायती राज अस्तित्व में आया, जिसकी किसकी समिति पर, तो बलवंत राय समिति। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था बलवंत राय समिति। ठीक है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता उनका पूरा नाम था, जिसे पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन 71 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक। यहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो कि वर्तमान भारत में पंचायती राज एक राजनीतिक अवधारणा है। सबसे पहले इसे एक अलग नोटबुक में नोट डाउन कर लेना।
दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि अपने मौजूदा स्वरूप में पंचायती राज वर्ष 1959 में अस्तित्व में आया। सेकंड पॉइंट आप इसे नोट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा जिसके सूत्रधार बलवंत राय मेहता है। इस सवाल पूछा गया था कि किसके सिफारिश पर, किसके कम्युनिटी पर पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था, तो बलवंत राय मेहता पर। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। ये भी सवाल पूछा गया था कि पंचायती राज किस स्तरीय व्यवस्था मानी जाती है, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। तो एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर 4 पॉइंट मिल गए जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखकर अपना एक अलग नोटबुक में इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार पंचायती राज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। आपको बताना है कि कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाक्षिकरण क्या है। पहला ऑप्शन है लाभदायक, अधिक लाभदायक नहीं है। ऑप्शन सी है प्राय हानिकारक, या ऑप्शन डी पूर्णतः हानिकारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 आपको बताना है कि हमारे वर्तमान समाज की विशेषता क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप सबको बता पाओगे कि हमारे वर्तमान समाज में विशेषता आज के टाइम पे क्या है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण हमारे समाज की विशेषता मानी जाती है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, आपको बताना है कि धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ क्या होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट हमने अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया था, सेम क्वेश्चन उस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ होता है सभी धर्मों के सम्मान देना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था धर्म निरपेक्षीकरण, और इस क्वेश्चन में पूछा गया आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए और ध्यान से ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे ये बताओ। तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास आधुनिकीकरण का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा समाज की संरचना गतिशीलता, जब समाज में लोगों को स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि संरचना गतिशीलता हुई है समाज में। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक मानी जाती है। पहला ऑप्शन है टाइलर, ऑप्शन बी है मेलिनोवस्की, मैक्स वेबर, या ऑप्शन डी अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स वेबर। इनकी कुछ फेमस पुस्तक हैं जैसे कि द रिलीजन ऑफ इंडिया, अभी तक 2 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और द सिटी 3 बार पूछा जा चुका है। इसलिए जितने भी इनके पुस्तक हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 100 निर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है। पहला ऑप्शन है डेविड रिजमैन, ऑप्शन बी है श्वार्ग, ऑप्शन सी है एलिस चिनाय, या ऑप्शन डी है हब हाउस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रसाव है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है नगरों की अशिक्षा, ऑप्शन बी है पारिवारिक विघटन, या ऑप्शन सी जनधिक्य, या ऑप्शन डी है प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे सबसे पहले विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लो, फिर आपको बताना है कि तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास, प्रदूषण, गिरता स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है बेरोजगारी। सबसे पहले आप तो ऑप्शन को ध्यान से टिक पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि तेज नगरीकरण का सबसे प्रमुख समस्या आज के टाइम पर क्या है, आपको ये बताना है। और आपके पास चार ही ऑप्शन है, किसी एक को आपको ऑप्शन चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन, शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास। क्यों होगा? क्योंकि जब जनसंख्या आपको शहर में बढ़ेगी तो बहुत सारे रोजगार बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, बहुत सारे प्रदूषण फैलेंगे, उनके लिए इंडस्ट्रियल लगेंगे तो प्रदूषण फैलेगा। डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब बोल सकते हो कि आप प्रदूषण फैलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है और हर चीज़ इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। जो ऑप्शन ए के अंदर सारे ऑप्शन आपके काउंट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए आपका सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा इन कंपेयर में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बी टिक आउट किया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए टिक आउट माना था और मैंने आपको बता भी दिया कि राइट आंसर ए क्यों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक, या ऑप्शन डी है राजनीतिक। बात की जाए वर्तमान समय में भारत को ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला आर्थिक समस्या है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में काफी मदद करती है? पहला ऑप्शन है स्थितियां उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान, या ऑप्शन डी है अतिप्रवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तित्व विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है यह असंभव है। ये काफ़ी हद तक सही है क्योंकि इसमें भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। यह बहुत कठिन है, यह ऑप्शन डी एक भ्रामक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने समूह की व्याख्या ओवट तथा कवट के आधार पर की है? बाटमोर, ऑप्शन बी है फेयर चाइल्ड, ऑप्शन सी आगवन, या ऑप्शन डी है गिटलर। इसे आउटर इनर भी बोल सकते हो, आउटर और इनर। कवट मतलब होता है इनर, इसका एक परिभाषित शब्द इनर भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा गिटलर। क्वेश्चन नंबर 85, परिवार के निम्न में कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पहला रक्त संबंध, ऑप्शन बी है वैवाहिक संबंध, या ऑप्शन सी संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोग सबको ही राइट आंसर दे रहे हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा बेटर कंटेंट और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग वीडियो को इतना लाइक क्यों नहीं करते हो। कम से कम जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, एक लाइक करोगे। अगर आपके पढ़ाई में, आपके स्टडी में 1% भी आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ सबको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। रिक्त स्थान भरिए, निम्न शब्दों में अपराध एक डैश अवधारणा है। क्या अपराध एक सामाजिक और अवधारणा है, या कानूनी, या धार्मिक, या ऑप्शन डी या आर्थिक? तो याद रखिएगा अपराध जो होता है एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। कभी भी धार्मिक आपका अपराध नहीं होता, कोई भी कास्ट देखकर, कोई भी जात देखकर अपराध नहीं करता है, और ना ही कानून अपराध देखकर, कास्ट देखकर उस इंसान को चुनता है। अपराध एक सामाजिक अवधारणा माना जाता है, जो कि काफी आसान आंसर है। अगला क्वेश्चन,
टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? यहाँ पर आप देखिएगा आयोग ने इस प्रश्नगत विकल्प का आंसर बी सही माना है। ठीक है, अब कानूनी, लेकिन आपका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होगा सामाजिक, क्योंकि जैसे कि अदर स्टेट में एग्जाम हुआ था आपका मध्य प्रदेश में, तो उसमें जो आपका राइट आंसर माना गया था सामाजिक माना गया था। तो हो सकता है कि अलग अलग आयोग ने इसका आंसर अलग माना, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। अपराध एक सामाजिक अवधारणा है। तो अगर आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? रिवर्स, ऑप्शन बी है बी के राय वर्मन, या ऑप्शन सी एल पी विद्यार्थी, या ऑप्शन सी है एस के श्रीवास्तव। इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखना, क्योंकि बार बार सवाल पूछा जाता है टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया। तो इसके अध्ययन आपके रिवर्स ने किया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, रिवर्स। हिरार्की ऑफ वैल्यू का संकल्पना किसने दी है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आपको याद रखिएगा। हिरार्की ऑफ वैल्यू राधा कमल मुखर्जी ने दी थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। बोगर ने अपराध के प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा है? 4, 5, 6, या ऑप्शन डी है 7। तो याद रखिएगा, बोगर ने अपराध के प्रकृति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा था। अगर आपको नाम याद आ रहा है चारों श्रेणी का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हो। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला होता है आर्थिक अपराध, दूसरा होता है यौन संबंधी अपराध, राजनीतिक अपराध, और चौथा होता है विधिक अपराध। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? आपको राइट स्टेटमेंट बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो जल्दी से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 90 का राइट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा, जब गरीबी और बेकारी दोनों एक साथ हो तो आपका लाइफ और ज़्यादा हेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्या है मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, या ऑप्शन डी है जनजातियों की। आज के टाइम पे मद्यपान, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, ऐसा आप नहीं कह सकते हो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के बच्चे मद्यपान करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। आज के टाइम पे नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी, कोई भी आज के टाइम पे हो, किसी भी गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टाउन में रहते हो, सिटी में रहते हो, गाँव में रहते हो, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आज के हर टाइम पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और ड्रग्स आजकल ड्रग्स लेना काफ़ी कॉमन हो गया है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसी एक ऑप्शन को चुनना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस आयोग ने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो राइट आंसर माना था ऑप्शन ए माना था, झुग्गी झोपड़ियों के। इसलिए आप इसे ऑप्शन ए के साथ जाना अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो। और आप लोगों को बता दें कि अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप ले सकते हो 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपका 10 प्रैक्टिस सेट। 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बीपीएससी का, स्टेट का, यूपी का, झारखंड, मध्य प्रदेश, बहुत सारे हर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक से आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जा रहा है एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कोई भी डाउट होता है आपको प्रॉपर सब कुछ बताया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 है, आज की निरक्षरता कल की वेश्या है, सही है गलत है? एक एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है कि गलत है। अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, लेकिन राइट आंसर आपका आयोग द्वारा ही राइट माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंतरिक और ब्राह्मण संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया है? इंटरनल और एक्सटर्नल संघर्ष के बारे में आपको बताना है कि इसका प्रतिपादन किसे माना जाता है? पोजर को, वेबर को, डॉन्ड्रिफ को, या ऑप्शन डी है सिमेल को। तो क्वेश्चन 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप याद जरूर रखना।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में किस आधार पर प्रजातियों को क्लासिफाई किया जाता है, आपको ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक विशेषताएं। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में कौन सा संघ सही है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 96 काफी आसान है क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो मैंने कई बार आपको बताया होगा, समाज शास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज शास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 97, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में से परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मिकाइबर पेज, गिन्सबर्ग, जे एफ क्यूवर, या ऑप्शन डी है अर्नाल्ड रोश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, आपको बताना है कि सौपुरात्मक संप्रदाय के कौन सा संबंध रखता है? बिरकांत, हाउस, सोरोकिन, या ऑप्शन डी या मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। ऐसे क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग रहते हैं आपके पिछले बार, तो ऐसे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। निम्न में किसमें समाज की विशेषताएं हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन को देखकर आपको कोड चुनना है कि कौन कौन सी विशेषताएं समाज की हैं। काफ़ी आसान है, अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखते हो तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं के नाम दिए गए, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों को अनुपालन नहीं करता तब वो रूपांतरित हो जाती है। पहला ऑप्शन है सहयोग, ऑप्शन बी है आत्मसमात्करण, ऑप्शन सी है संघर्ष, या ऑप्शन डी समझौते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष। समाज शास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, या ऑप्शन डी या आर्थिक समस्याओं का। जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो याद रखिएगा समाजशास्त्र एक तरह का समाज का अध्ययन माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूट्यूब के क्लासेस होते हैं, पीडीएफ हुए, कोई भी नोटिफिकेशन हुआ, कोई भी अपडेट न्यूज आपकी वैकेंसी आती है किसी भी अदर स्टेट में, तो आपको नोटिफाई किया जाता है, जिससे आप अपडेट रहते हो किसी भी न्यूज़ से लेकर। जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड नोट्स लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, इतना कंटेंट, जिससे अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो बिना किसी भी प्रॉब्लम का। अगर कोई प्रॉब्लम इशू होता भी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड इशू होंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, तो जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे डेली बच्चे ले रहे हैं और आपका एग्जाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ रहा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।